हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर हम लेकर के कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला चैप्टर है भौतिकी का, वो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के कुछ भाग को हम लोग पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम जो है प्रकाश के परावर्तन का जो समतल दर्पण के विषय में है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, समतल दर्पण कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, फिर गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं, आज हम इन सब की चर्चा इस वीडियो के थ्रू आपसे करेंगे। तो चलिए हम अगला जो टॉपिक है समतल दर्पण के बाद उसको हम आज यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आज हम देखेंगे समतल दर्पण कितने प्रकार से प्रतिबिंब को बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। अगर हमारे पास 2 समतल दर्पण हों और उनके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो ये समतल दर्पण कितना प्रतिबिंब बनाएंगे, आज उनकी संख्या की गणना हम करेंगे। तो देखें, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की जो संख्या है, उस संख्या को कैलकुलेट करने का एक सबसे बेटर जो है, सबसे अच्छा फार्मूला है 360/θ। इसी फार्मूला पर हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। थीटा जो है 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण है। ठीक है, तो चलिए देखें। पहला कंडीशन, मान लीजिए हमारे पास 2 समतल दर्पण हैं, कुछ इस तरह से हैं, इस तरह से ये 2 प्लेन मिरर हैं, ये 2 समतल दर्पण हैं और इनके बीच में हमने एक वस्तु को रख दिया, ये वस्तु है। ठीक है, तो ये दोनों समतल दर्पण इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनाएगा, इसके दोनों समतल दर्पण द्वारा इस वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या जानने के लिए हमें जानना होगा कि इन दोनों समतल दर्पणों के बीच का ये कोण कितना है। मान लेते हैं कि ये कोण 60 डिग्री है, यानी 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे रखे गए हैं और उनके बीच में ये वस्तु है। तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। n बराबर 360/θ। थीटा का मान यहाँ क्या है, 60। इसको हल कर दें, देखें ये कट जाएगा 0 से, 6 से 36 कट जाएगा कई बार में, 6 बार में। यहाँ पर ध्यान देना, यदि n क्या है, सम है, यदि n का मान सम संख्या आता है, सम संख्या आता है, तो प्रतिबिंब जो होंगे, प्रतिबिंब जो होंगे वो n-1 होंगे, यानी सम संख्या में से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें n का मान 6 है और ये 6 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या आ रहा है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब सम संख्या है। अगर n का मान इस तरह आता है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या हम निकालेंगे, प्रतिबिंबों की जो संख्या हम निकालेंगे कि संख्या वो कितनी हो जाएगी, बोलिए, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 - 1, क्योंकि जब सम होगा तो n में से 1 कम कर देंगे। तो 6 में से कम कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ n का मान 6 है।
तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए यही दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों, इस तरह से हों, इस तरह से, इनके बीच का कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, और वस्तु यहाँ पर ऐसे हो। ठीक है, तो ये दोनों समतल दर्पण प्रतिबिंब कितने बनाएंगे? फॉर्मूला वही है, n = 360/थीटा। थीटा कितना है? 90। तो n का मान कितना आएगा? 4। और 4 क्या है? सम। जब सम है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? हैं? प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 - 1 × 3, यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर यही दोनों समतल दर्पण ऐसे हो जाएं, एक दूसरे के समांतर हो जाएं, और वस्तु इनके बीच में हो जाए, तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण द्वारा? फिर वही फॉर्मूला, n = 360/थीटा। तो जब दो वस्तुएं, दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे तो थीटा कितना बनेगा? 0। यानी यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? अनंत। कितने हो जाएंगे? अनंत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि दो समतल दर्पण इस तरह से हैं, 30 अंश 45 अंश किसी कोण पर झुके हैं, तो उस कोण से 360 में आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो n का मान आएगा, ठीक है, सम संख्या के रूप में अगर आता है तो एक कम कर देंगे, और यदि विषम संख्या आता है, यदि, ये तो सम की बात हो गई, यदि n क्या हो? विषम संख्या आता है। विषम संख्या आप जानते हैं क्या होता है? 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जितनी विषम संख्या होगी, n प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, यानी दर्पण किसी भी समतल दर्पण, दो समतल दर्पण किसी भी एंगल पे हों, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम ही बनेगी। अगर सम बनेगी तो एक कम कर देंगे, और जब जैसे ही सम संख्या में से एक कम करेंगे तो संख्या क्या आएगी? विषम। और यदि विषम है तो विषम प्रतिबिंब भी बनेंगे। तो यानी ये स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण किसी भी कोण पर हो, दो समतल दर्पण किसी भी कोण पर हो, और उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम संख्या के बराबर बनेगी। और वो विषम संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो 360 में 60 से, उनके बीच के कोण से 360 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखें, जो गोलीय दर्पण होता है वह कोई कांच का अगर खोखला गोला हो और उस गोले को बीच में से ऐसे काट दिया जाए तो कांच का खोखला गोले का 2 भाग हो जाएगा। कैसे? देखें, ये मान लीजिए एक कांच का ऐसे एक गोला है, खोखला गोला है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको बीच में से ऐसे क्या किया? काट दिया। तो जैसे आप इसको काटेंगे तो इसके 2 भाग आपको दिखाई देंगे, एक ये और दूसरा भाग जो आपको दिखाई देगा वो ए। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये गोला बन जाएगा। यानी जब इस कांच के खोखले गोले को काटेंगे तो इसके 2 भाग ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अभी ये दर्पण गोली दर्पण नहीं है, ये कांच के
खोखले गोले के दो भाग हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दर्पण बनाएंगे। तो दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तरफ पॉलिश करनी होती है। कांच के एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा जो सतह होगा वो परावर्तक हो जाएगा, अर्थात उधर से परावर्तन क्रिया चालू हो जाएगी। तो ये दो भाग हैं, देखें ये जो भाग है इसके अंदर हम पॉलिश कर दे रहे हैं, इसके अंदर पॉलिश कर देते हैं, और ये जो भाग है इसके बाहर वाला भाग पे पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये दो प्रकार के गोली दर्पण बन गए। तो सबसे पहले हम ये जाना कि गोली दर्पण है क्या। तो देखें, कांच लिखेंगे, गोली दर्पण कांच का एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, जिसके एक सतह पर पॉलिश करने से दूसरा सतह क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। ठीक है, जो गोली दर्पण है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे कांच का खोखला गोला है, इसको हमने काट दिया, इसके भाग बन गए। जब और इस भाग के एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा तरफ परावर्तक बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भाग है, इधर पॉलिश कर दिया, इधर वाला सतह जो है वो क्या बन गया, परावर्तक। यानी परावर्तन की क्रिया इधर से होगी, प्रकाश की किरण इधर से अगर इस पर आएंगी तो यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। और इसमें देखिए इधर पॉलिश है, यानी परावर्तक अंदर से होगा, यानी प्रकाश की किरण अंदर आएगी फिर ये ऐसे हो जाएगी। यानी परावर्तन जिधर से होता है उधर से ही हमारा चेहरा दिखता है। अगर इसके सामने हम खड़े हों, एक इंसान इधर खड़ा है, ध्यान दीजिए, और एक इंसान यहाँ खड़ा है, तो देखिए इसका चेहरा दिखेगा इसमें, क्योंकि ये परावर्तक सतह की ओर है, जिधर से परावर्तन हो रहा है उधर खड़ा है, तो जिधर से परावर्तन होता है उधर से चेहरा दिखता है। इसका चेहरा इधर इसमें नहीं दिखेगा, इसका चेहरा इसमें दिखेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर परावर्तन है। तो जिधर से परावर्तन होगा उधर से चेहरा दिखता है और वही सतह परावर्तक कहलाता है। ठीक है, जिधर से परावर्तन की क्रिया होती है। तो इस गोली दर्पण का इधर वाला परावर्तन है और इस गोली दर्पण का इधर वाला परावर्तन है। जिधर पॉलिश हो गया वो परावर्तक नहीं होता, वो अपवर्तक हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें इधर क्या है, परावर्तक इधर है, परावर्तक तल, और इसमें परावर्तक किधर है, इधर है, ये इधर परावर्तक तल है। इसमें जो परावर्तक तल है वो किधर है, उठे हुए या उभरा, ये जो भाग ऐसे उठा हुआ है, इस तरह जो भाग होता है इधर का, उसको हम बोलते हैं उठा हुआ या उभरा तल, उभरा तल। और ये जो भाग होता है, इस तरह का जो भाग होता है, ये वाला इसको हम बोलते हैं आंतरिक भाग। यानी ये इधर वाला जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा आंतरिक भाग, आंतरिक भाग।
ठीक है। अब देखना, जिस गोली दर्पण का उभरा तल परावर्तक हो, मतलब ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से चेहरा दिखे, वो हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और जिस गोली दर्पण के अंदर वाले भाग से चेहरा दिखे, अर्थात अंदर वाला भाग परावर्तक हो, तो वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। यानी गोली दर्पण कितने हो गए? दो, एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल गोली दर्पण क्या है? ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे तल से, जिसका उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो, वो उत्तल दर्पण है। वह गोली दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक हो, वह अवतल है। कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए, ऊ से उभरा या उठा और ऊ से उत्तल, तो जिसका उभरा तल परावर्तक होगा वो उत्तल होगा। अ से आंतरिक, अ से अवतल, जिसका आंतरिक सतह परावर्तक होगा वो अवतल होगा। क्योंकि परीक्षा में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तल में अंदर से चेहरा दिखेगा या बाहर से। तो उत्तल में उठा हुआ जो तल है, जो बाहर वाला सतह है, उधर से चेहरा दिखेगा, उसी को हम परावर्तक तल बोलते हैं। और अवतल में अंदर से चेहरा दिखेगा, यानी अंदर परावर्तक तल है, तो ये अवतल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक हो, वो उत्तल गोली दर्पण है। और वैसा गोली दर्पण जिसका आंतरिक सतह परावर्तक हो या आंतरिक भाग परावर्तक हो, वह अवतल दर्पण है, ठीक है। एकदम क्लियर रखिएगा। तो पहले गोली दर्पण कांच का एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश करने से दूसरा सतह परावर्तक बन जाता है। यह गोली दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल गोली दर्पण क्या होता है? तो ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक हो, उत्तल गोली दर्पण है। ऐसा गोली दर्पण जिसका आंतरिक तल परावर्तक हो, वह अवतल गोली दर्पण होता है, ठीक है। अब इन दोनों गोली दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाओं के विषय में भी जान लें। इसके कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो देखें, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे गोली दर्पण के ध्रुव की, ठीक है। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? ये जो दो गोली दर्पण हैं, इसमें पूछते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। देखें, एक ये है जो अंदर से पॉलिश है, इसका उभरा हुआ तल परावर्तक है, तो ये उत्तल होगा। और एक गोली दर्पण ये है जिसका बाहरी वाला भाग परावर्तक है, पॉलिश है, तो अंदर का भाग उभरा हुआ है। गोली दर्पण के ये जो परावर्तक वाला भाग है, इसका मध्य बिंदु, और ये गोली दर्पण है, इसका परावर्तक इधर है, इसका मध्य बिंदु। गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? P से। किससे? P से, ठीक है। गोली दर्पण के परावर्तक जो तल है, उसका मध्य बिंदु, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उस परावर्तक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम परिभाषा हम पढ़ेंगे गोली दर्पण का, वो है वक्रता केंद्र। वक्रता
केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये जो गोली दर्पण है ये कांच के किसी खोखले गोले का ही भाग है। जैसे ये दोनों भाग इसी का है, तो इस गोले का जो केंद्र रहा होगा वही केंद्र इस भाग का भी होगा, क्योंकि ये दोनों भाग इसी खोखले गोले से बने हैं। तो इस गोले का केंद्र जो होगा वही केंद्र इनका भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी इसी के भाग हैं। तो ये गोली दर्पण, चाहिए गोली दर्पण जिस गोले का, कांच के जिस खोखले गोले का भाग हैं उस गोले का केंद्र ही इनका भी केंद्र होगा, और उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, और इसे प्रदर्शित करते हैं C से। और वक्रता केंद्र होता किधर है? जिधर गोली दर्पण झुका हो। ये गोली दर्पण किधर झुका? इधर, तो वक्रता केंद्र इधर होगा। ये गोली दर्पण किधर झुका? इधर, तो इसका वक्रता केंद्र ये होगा। समझ में आई बात? तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे प्रदर्शित करते हैं C से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लें तीसरा, वो है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखें, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही कहलाती है मुख्य अक्ष। तो देखें, ये जो डॉटेड लाइन हमने खींचा वो P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाती हुई जा रही है, तो ये इसका मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर ये डॉटेड लाइन इसके C और P यानी इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई जा रही है, तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो देखें, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की ये जो दूरी है, ये दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो ये दूरी होती है, ये दूरी, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। तो देखें, मुख्य फोकस को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हैं वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं C और P के बीच का जो बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है, C और P के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वही इसका मुख्य फोकस कहलाता है, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस हमेशा C और P के एकदम बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो होता है, वही मुख्य फोकस कहलाता है। या तो हम ऐसे कहें कि गोली दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हैं, ठीक है, क्योंकि अवतल में आती हुई आप कहेंगे, उत्तल में जाती हुई, तो वह क्या हो जाता है? उसका मुख्य फोकस हो जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी क्या है। अगला जो पॉइंट है 6 नंबर, वो है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? देखिए, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की, ये फोकस मुख्य ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की ये दूरी, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी, यही कहलाती है फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित
करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से, यानी फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है। इसके बाद एक और हम पॉइंट पढ़ लेते हैं 7 नंबर। वो क्या है? फोकस तल। क्या है? फोकस तल क्या होता है? तो ऐसा तल जो गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर जाए। इस तरह अगर कोई तल है जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस के लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर जाए, तो उसे हम बोलते हैं फोकस तल। ठीक है, तो ये गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू स्पष्ट कर दिया है, और इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सी, ये पी, ये एफ, ये स्मॉल एफ बार बार यूज होंगे। तो ये आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे के डेरिवेशन वगैरह या न्यूमेरिकल वगैरह आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगला वीडियो हम लेकर के आप उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।